तो गाइस व्हाट्सअप गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे कैसे हो आप, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? और कैसी कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है, जल्दी जल्दी बताओ। बढ़िया हो एकदम? मस्त तैयारी चल रही है। इस बार लॉ में कितने मार्क्स लेके आओगे? 100, 100? चलो। कह रहे सर 100 नंबर कहाँ आते हैं? 12 तक के सपने थे बस, है ना, कि हमको 100 मार्क्स लेके आने हैं। आफ्टर 12 तो भाई साहब 40 आ जाए बस बहुत है। चलो, वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 की रिवीजन मेरे ख्याल से कर ली होगी, ठीक है। चैप्टर 2 बहुत बड़ा चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन वाला। और उसके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, वो अपन करेंगे कवर, साथ में फिर आईसीआई के मॉड्यूल से अपन एमसीक्यू भी कवर कर लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग नहीं है नालायक, अब गुड गुड आफ्टरनून है। 12th में, हाँ सही बात है। और क्या, 12th में आ जाते थे ना हमारे 90 95, है ना। और क्या बोलते हैं अपना, सीए में जब अपन आते हैं तो फिर 40 के भी भाई साहब लाले हो जाते, नहीं बस 40 भगवान, बस 40 आ जाए इसमें। चलो, आई एम ऑल गुड। तरुण भैया आप बताओ कैसे हो? चलो। तुम लोग क्लास को लाइक कर सकते हो? कर दो फिर फटाफट। सिर्फ ऐसे टच करना होता है, पता है, हो जाता है वो। ठीक, चलो आइए। कह रहा है मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्टार्ट करो करो। मोटिवेशनल स्पीच के साथ? स्पीच मतलब लेक्चर गया भाई साहब भाड़ में। पहले मोटिवेशनल स्पीच लगाओ है। बढ़िया। चलो। एक वो पॉपुलर वाला कोट है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना हारना है कश्ती के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो। कह रहे शौक। अबे यार चलो आओ। अब अपन स्टार्ट करते हैं, इन कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इस पूरे चैप्टर में जो सेक्शंस कवर्ड है ना, वो सेक्शन कवर्ड है फ्रॉम द सेक्शन नंबर टन 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 सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक, ठीक है। फ्रॉम सेक्शन 3 टू सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक वो आपको क्या बोलते हैं, कवर करने हैं। और इसमें जितने सेक्शंस जो कवर हो रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ना जैसे क्या होता है कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने दोबारा दोबारा उनको नहीं करवाना। तो जो क्वेश्चन सेलेक्टिव है ना, आई हैव सेलेक्टेड द क्वेश्चंस, वो वाले अपन कवर करेंगे जिससे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए। और कल भी मैंने तुम लोगों को क्या बोलते हैं, एक फाइल भेजी थी चैप्टर नंबर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। अगर आपने की हो तो, मुझे नहीं पता आपने अटेम्प्ट किए उसको या नहीं किए, बट उसको करना, ठीक है। उससे खुद से जब तक नहीं करोगे भाई नहीं होएगा, तुमको खुद करके देखना पड़ेगा मेरे से क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो वो करना जरूरी है। और दूसरी चीज की ऐसी मैं बोल रहा हूं, अभी हर चैप्टर के मैं तुमको थोड़े थोड़े और क्वेश्चंस देता जाऊंगा, राइट। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के कौन से सेक्शंस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं लास्ट में थोड़ा बता दूंगा एक ओवरव्यू सा कि कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। चलो। और जो सीए इंटर वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर वो नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं वहीं पे ही अपलोड करता हूँ। ये वाला जो है ये क्वेश्चन बैंक है, तो इसकी फाइल देखूंगा मैं, अगर कुछ कर पाया शेयर तो आई शेयर, अदरवाइज यू कैन टेक द पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स आप लेके रख लेना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आराम आराम से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद समझो, फिर रिवाइज करो, क्या मतलब रिकॉल करो क्या रिवाइज किया था, दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है, देन स्टार्ट राइटिंग इन द क्वेश्चन एग्जाम हॉल, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, पहले सोचो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एकदम हबड़ा तबड़ी में आंसर मत लिखा करो कभी भी, ठीक। पढ़ो। यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल्स along with memorandum at the time of registration of the company। यानी एक कंपनी है यादव डेयरी, उसने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते समय आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को क्या कराया, रजिस्टर कराया। वो तो कराना ही है ना, कौन सी अनोखी बात कर दी तूने। Now, the directors of the company are of a view that the provisions of articles regarding forfeiture of share। अब सुनो, आर्टिकल में कोई प्रोविजन डला हुआ है रिलेटेड टू द फोरफीचर ऑफ शेयर, की फोरफीचर कैसे होगा या उसकी पावर क्या है, ऐसा ऑल दैट वो लिखा हुआ है, ठीक है। फोरफीचर ऑफ शेयर शुड नॉट बी चेंज्ड। अब वो वाला जो प्रोविजन अगर चेंज करना है ना, तो वो चेंज हो सकता है, बट विद अ 90% मेजोरिटी, यानी आपको उसके लिए 90% अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। अब वैसे अगर हम देखें
थैंक यू पूजा। वैसे अगर हम देखें तो आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए एसआर चाहिए होता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो वो तो सर 75% मेजोरिटी से काम चल जाता है ना। बट यहां पर बोल रहा है कि जो 4 फीचर वाला प्रोविजन है ना, उसके लिए हम 90% मेजोरिटी रखना चाहते हैं। मतलब वी वांट कि इफ एनीवन वांट टू ऑल्टर द 4 फीचर वाला प्रोविजन, तो उसके लिए 90% अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ऐसा हमने सेट कर लिया। While as per section 14 of the Companies Act, आर्टिकल्स ऑल्टर किए जा सकते हैं ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये बोल रहा है वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। तो भाई तुम कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जब कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए एसआर से काम चल जाएगा, तो तुम क्यों चौधरी बन रहे हो कि 90% अप्रूवल चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। डायरेक्टर बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे तुम बताओ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हम तो लॉ को और स्ट्रिक्ट बना रहे ना। और ये जो एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन था, मैंने रेगुलर क्लास में भी बताया था कि एंट्रेंचमेंट वाला जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 1956 में स्पेसिफिकली नहीं था, बट तब भी ऐसा था ही। तब भी 1956 वाला भी एक्ट होता था ना, वो भी बोलता था कि हाँ अगर तुम लॉ को स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो इट इज ओके, लिबरल मत करो। बट यहां तो अभी स्पेसिफिकली बोला है। अच्छा एक चीज और पूछूं, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आर्टिकल्स में डालना मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल होता है? जल्दी बोलो। एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आर्टिकल में डालना मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल होता है? और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास एटलीस्ट लाइव करते हो, जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन पे तो अपन कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकते लाइव चैट के लिए, बट जो लोग लाइव देख रहे हैं दे मस्ट रिप्लाई टू द क्वेश्चंस इन द लाइव चैट। उससे क्या होगा, तुम लोग एंगेज रहोगे। ठीक है, ऐसे बैठ के कोई सत्संग नहीं चल रहा कि हाँ वो ऑन करा आ गए बस। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो तो साथ साथ आपको आंसर करना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड आंसर इन द लाइव चैट, और मैं देखता रहता हूं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, हाँ मैंडेटरी ऑप्शनल, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर्स बाय ऑल सर। इट इज ऑप्शनल क्योंकि सेक्शन में लिखा है इट मे कंटेन, आर्टिकल्स मे कंटेन द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। जरूरी थोड़ा है कि हम एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालें। सो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट द आर्टिकल मे कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट। और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या बोलता है कि वैसे तो जनरली आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए, वैसे तो जनरली आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए हमको एसआर की आवश्यकता होती है, बट अगर हमने किसी पर्टिकुलर क्लॉजेज ऑफ द आर्टिकल को चेंज करने के लिए एंट्रेंचमेंट डाल दिया, तो फिर उनको चेंज करने के लिए हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, मोर देन 75% अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल। आप पूरे आर्टिकल के लिए भी डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर क्लॉजेज के लिए भी डाल सकते हो। ठीक है सर 12th फेल बच्चा भी सीए टॉपर बन सकता है? 12th फेल का तो पता नहीं, पर 8th फेल तक तो मैं भी था। मतलब क्लास फेल नहीं हुआ मैं, 8th फेल नहीं हुआ, बट मोटे मोटे सब्जेक्ट्स में तो अपन लटके ही रहते थे ना। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भाई मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, सुनो तो ये क्या बोल रहा है सर, आर्टिकल के अंदर प्रोविजन होने चाहिए किस चीज के? एंट्रेंचमेंट के, दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल, कि ये जो प्रोविजन है आर्टिकल का ये तभी ऑल्टर हो पाएगा अगर थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन हम फॉलो करेंगे, यानी 75% से ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन हम फॉलो करेंगे। हमने बोला अच्छा, द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड। अच्छा, प्रोविजन का ये जो एंट्रेंचमेंट का क्लॉज है ये आप कब डाल सकते हो? या तो जब कंपनी बन रही है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तब आप उसी समय एंट्रेंचमेंट क्लॉज इंसर्ट कर दो आर्टिकल के अंदर। या फिर अगर तुम्हारा मन है नहीं 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 अभी हम एंट्रेंचमेंट नहीं डालना चाहते, लेटर ऑन वी विल एंटर एंट्रेंचमेंट क्लॉज, तो लेटर ऑन भी आप अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट क्लॉज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड, या तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के समय डाल दो, या फिर आर्टिकल्स को अमेंड कर लेना। अगर प्राइवेट कंपनी का केस है तो इट मस्ट बी अग्रीड बाय ऑल द मेंबर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर लेना। अगर प्राइवेट कंपनी का केस है और आप क्या करना चाहते हो, आप एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंटर करना चाहते हो आफ्टर फॉर्मेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको प्राइवेट कंपनी के केस में ऑल मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी के केस में एसआर पास कर लेना, तो भी एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। वेयर द आर्टिकल सर्टेन प्रोविजन कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, चाहे तुमने फॉर्मेशन के समय डाले थे, चाहे तुमने बाद में एंट्रेंचमेंट डाला, जब भी तुमने एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला, कंपनी को उस चीज के बारे में आरओसी को भी इंटीमेशन देनी होती है। अब अपने क्वेश्चन में क्या गिवन था कि क्या ऐसा हो सकता है कि 4 फीचर से रिलेटेड हम स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो करें? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सो इन द गिवन केस यादव डेयरी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, और कंपनी बनने के बाद एंट्रेंचमेंट एंटर हो रहा है एंड वांट्स टू प्रोटेक्ट द प्रोविजन फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर। इट मींस इट वांट्स टू मेक एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल विच इज अलाउड। तो एंट्रेंचमेंट तो अलाउड है, ये तो हमें समझ में आ गया, बट the company will have to pass a resolution taking permission of all the member. Why all the member? क्योंकि यादव डेयरी
प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट कंपनी को फिर ऑल मेंबर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और वो लेकर आप एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंटर कर सकते हो और आरओसी को इंटीमेशन दे देना कि हमने क्या करा है, अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट डाला है। क्वेश्चन 1 एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया, जल्दी से बोल दो डन डन डन। चैट में लिख दो फटाफट, हो गया हो गया हो गया, लिख दो यार। एग्जैक्टली लाइव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाले से पहले फॉर श्योर तुमको प्रोविजन वाले जो है वो देखने पड़ेंगे एक बारी। ठीक है चैट, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना। इसके अंदर मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन लगते थे मुझे वो मैंने कवर कर लिए। और फिर भी मुझे लगेगा ना कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को और तुमको बताना है, मेरे को कहीं दिख गया कोई क्वेश्चन की इसकी भी वीडियो डालनी है, तो सेपरेटली उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दूंगा मैं। ठीक है, चलो गाना सुना, गाना बाद में सुनाएंगे, अभी पहले पढ़ लो, बुक्का पड़ेगा एकदम खींच के, गाना सुना दो। गाना सुनने आए हो तुम, मतलब तुम ये यूट्यूब ओपन करते हो, तुमको क्या लगता है कि ये बंदे के चैनल पे जाएंगे तो ये क्या ऐसा एकदम इधर क्या चल रहा होगा, इधर क्या मुजरा उजरा चल रहा होगा, इधर ऐसा डांस वांस चल रहा होगा क्या यार। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब। ओके, तो मान लो अपन सब मिलकर एक ग्रुप है। ठीक है, हम सब जो ग्रुप है ना मिलकर हम एक क्लब बनाना चाहते हैं। वो क्लब मतलब ये वो वाला क्लब नहीं है अच्छा वाला सभ्य वाला क्लब, बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, और एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हम इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। ठीक है सर, बीवी सर भी सुना देते हैं, विशाल सर भी सुना देते हैं, लेकिन आपने आज तक नहीं गाया। अरे गाऊंगा, मैं पक्का गाऊंगा, लास्ट क्लास में पक्का तुम लोगों को गाना सुना के जाऊंगा। अभी तुम सुनो इधर, अभी तुम रैप सुनो, कंपनी लोग सुनो। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी टू इम्पार्ट ट्रेन बीवी सर का ट्रेन वाला गाना, हाँ वो साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, राइट। अपन भी तो पढ़े ना उनसे। क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग, तो इन्होंने बोला कि हम जो ये कंपनी बनाएंगे ना, हम क्या करेंगे, हम क्लासरूम टीचिंग देंगे और एयरक्राफ्ट की फ्लाइट ट्रेनिंग देंगे। मतलब बेसिकली दे वांट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ओके, इट वॉज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लो आराम से, बदतमीज कहीं के। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो हमने सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं इसके लिए। ठीक है सर, कंपनी बना लेते हैं। एंड कौन सी कंपनी बनाएंगे, सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे, चैरिटेबल पर्पस वाली। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए कंपनी बनाएंगे। उसके बाद इस क्लब को डिसॉल्व कर देंगे, यानी इसको वाइंड अप कर देंगे, बंद कर देंगे। एंड द सरप्लस ऑफ एसेट ओवर द लाइबिलिटी, यानी उसके बाद बंद करने के बाद जो भी सारा पैसा आएगा ना एसेट्स वेसेट्स बेच के, ओवर द लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी पे कर देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका क्या करेंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। ओहो, यही गलती कर दी तुमने, उसको हम सारे मेंबर आपस में मिलकर बांट लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो सकता है। अब आप पहले सेक्शन कोट करोगे कि सेक्शन 8 बोलता क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर्म अ चैरिटेबल कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी बनाने की कंडीशंस क्या है, पहले वो लिखो। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर मान लो सेंट्रल, पहले तो तुमको लाइसेंस लेना होता है इसके लिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है। ठीक है, और दूसरी बात कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से तुमने लाइसेंस वाइसेंस ले लिया, अब आप ये वाली कंपनी बना सकते हो, पर ये कंपनी तभी बनेगी अगर आपके ऑब्जेक्ट में ये वाले चीजें हैं। यू वांट टू प्रमोट एजुकेशन, यू वांट टू प्रमोट आर्ट, यू वांट टू प्रमोट कल्चर, यू वांट टू प्रमोट रिलीजियन, आप कुछ ऐसी चीज प्रमोट करना चाहते हो। दूसरा, आपके पास अगर कोई सरप्लस कोई प्रॉफिट आएगा ना, तो आप उसको उसी ऑब्जेक्टिव में यूज करोगे जिसके लिए तुम बने हो, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। और तीसरी चीज कि आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड भी क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको लाइसेंस ग्रांट करेगा और आप क्या बना सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। ये हो गया पूरा प्रोविजन की कहानी। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। गिवन केस में क्या बोला गया कि इंडिविजुअल्स ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलकर ये कंपनी अपनी बनाएंगे, अपना एकदम बढ़िया धंधा चलाएंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो यही गड़बड़ हो गई। इन्होंने जो ये रेस्ट्रिक्शन वॉयलेट करने की सोची है ना, जो पॉइंट बी में दी थी, कौन सी दी थी, कि भैया आप अपने प्रॉफिट को सिर्फ ऑब्जेक्ट में यूज करोगे, किसी और जगह यूज नहीं करोगे। और दूसरी चीज कि आप जो सरप्लस है, अगर वाइंडिंग अप के समय भी जो सरप्लस बचता है ना, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, उसका भी तरीका एक्ट में बता रखा है। सर कहां बता रखा है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 9 में। अगर मैं तुमको सेक्शन 8 सबसेक्शन 9 दिखाऊं एक बार, तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 9 हम देखेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि वाइंडिंग अप जब कंपनी का हो जाएगा
तो वाइंडिंग अप होने पर अगर आपके पास सरप्लस पैसा बचता है तो व्हाट यू विल डू, ये देखो भैया वाइंडिंग अप का पैसा आपका वाइंडिंग अप हो गया, ठीक है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, एक्सेस एसेट बची, तो आप या तो उस एसेट को ट्रांसफर करो विद द सिमिलर ऑब्जेक्ट, ऐसी कंपनी जिसके आपके जैसे ऑब्जेक्टिव है उसको ट्रांसफर कर दो। नहीं मिल रही तुमको कोई ऐसी कंपनी, तो वो एसेट को बेचो और पैसा उठा के इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में डालो। आपस में क्यों बांट रहे हो भाई, तो ये करना गलत है, दिस कैन नॉट बी डन। तो इसीलिए इसने बोला कि ये जो कंटेंशन कंपनी रख रही है ना बेटा, ये कंटेंशन एब्सोल्युटली गलत है, ये प्रपोजल नहीं हो सकता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से बोलो। ये 6th क्वेश्चन रिपीट है, इसको नहीं देख रहे अपन, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्लियर है, बढ़िया एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। Alpha School started imparting education on 1st of April 2010. ओके राइट सर, जो ये अल्फा स्कूल है इसने एजुकेशन देना स्टार्ट करा 1st of April 2010 से, ठीक है सर, with the sole objective of providing education to the children of weaker society either free of cost or at a very nominal fee depending upon the financial condition of the parents। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भैया हम तो यही करेंगे, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और वो एजुकेशन किसको देंगे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देंगे, या तो उनसे फीस ही नहीं लेंगे या फीस लेंगे भी तो बहुत एकदम नॉमिनल से फीस ले लेंगे। हमने बोला ठीक है, ओहो। However, on 30th March 2020 यानी 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद, it came to knowledge of the central government that the said school was operating by violating the objects of its objective clause, due to which it was granted the status of section 8 company। ओ फिर यानी कि लगभग 10 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख खुली, बोली ओ ये जो कंपनी है ना, ये क्या कर रही है, ये वायलेशन कर रही है, इसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में जिस उद्देश्य से सेक्शन 8 कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था ये वो फॉलो नहीं कर रही, कंपनी इज डूइंग समथिंग एल्स। पकड़ो इसको। डिस्क्राइब व्हाट आर द पावर्स दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द अल्फा स्कूल। अब आप बताओ कि कंपनी के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। सिंपल फंडा दिमाग में आ रहा होगा, इसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, बस उसी का प्रोसीजर लिखना है। बट लाइसेंस रेवोकेशन की पावर से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, और ये पावर रेवोकेशन की किसको दी हुई है, आरडी को दी हुई है। किसको दी हुई है, आरडी को दी हुई है। अभी जो आज चौथा शॉर्ट आना है ना, अपन मैं डेली 2 शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं जिसमें सारे फॉर्म्स कंपाइल कर रहा हूं, सारे फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। तो डेली मैं 2 शॉर्ट अपलोड करता हूं, सुबह 9:30 बजे एक और शाम को 5:30 बजे एक, 2 डेली आ रहे हैं। अभी जो 4th वाला आना है ना, वो यही है, रेवोकेशन का ही है वो। क्या लाइसेंस रिवोक हो जाएगा? एब्सोल्युटली सर, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। दूसरी चीज और सुनना, अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, आंसर इसका भी सेम ही है। इसमें भी वो रेवोकेशन के बारे में ही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वो रेवोकेशन के बारे में पूछ रहा है। अब आंसर पढ़ते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो चैरिटेबल पर्पस वाली बनती है, ठीक है। फिर आगे वही बता रहा है, उस कंपनी को अपना प्रॉफिट कहां यूज करना है, उस कंपनी को अपना प्रॉफिट उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिसके लिए वो बनी। दूसरी चीज ये है कि वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, वो सब आपने लिख दिया, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस। लाइसेंस आपका रिवोक हो सकता है भैया, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और कंडीशन, जिन कंडीशन के बेसिस पे तुम्हें क्या मिला था, रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन मिला था। वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और वायलेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। पहले तो याद करो किस किस केस में रेवोकेशन हो सकता है। तो मैंने बोला सर रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस तब हो सकता है, रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस तब हो सकता है, इधर देखो, इफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, contravene any condition subject to which your license was granted, affair of the company are conducted fraudulently, affair of the company are conducted in the violation of the object, एंड अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर तुम सेक्शन उड़ा रहे हो, कंडीशंस उड़ा रहे हो, फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट वायलेट कर रहे हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो, इन 5 केसेस में आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस आपका रिवोक हो जाएगा। पावर डेलीगेटेड है आरडी को, रिवोक हो सकता है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, किसको, कंपनी को। और जब ये रेवोकेशन हो जाएगा तो आरडी इंफॉर्म करेगा आरओसी को कि भैया हमने इससे इसका स्टेटस छीन लिया है, अब आप अपने रजिस्टर में इसका स्टेटस कन्वर्ट कर दो। और क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी होती है तो ये अपने नाम में पीवीटी एलटीडी या एलटीडी नहीं लगाती, बट जब ये कंपनी नॉर्मल कंपनी बन जाएगी तो फिर इसका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लगाना पड़ेगा एज द केस में भी। अगर आप पब्लिक हुए तो पीवीटी, अगर पब्लिक हुए तो एलटीडी, और अगर प्राइवेट हुए तो पीवीटी एलटीडी।
ठीक बा, पढ़ो। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इट इज सेटिस्फाइड दैट एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा। और एक बात और सुनना, ये क्लॉज क्या बोल रहा है, चलो ठीक है, रेवोकेशन हो गया। रिवोक होने के बाद अगर ऐसा लगा, क्या लगा कि भाई ये कंपनी अब चलनी संभव ही नहीं है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकती है। वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा कि भैया बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। या फिर अगर वाइंड अप नहीं कराने का ऑर्डर देगा तो हो सकता है कि सीजी आपको ऑर्डर दे दे किस चीज का, कि आप किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगमेट हो जाओ। और ध्यान रखना, सेक्शन 8 कंपनी का अमेलगमेशन यानी मर्जर किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही होता है जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट रहे हो, ठीक है। However, no such order shall be made unless the company is given a reasonable opportunity of being heard. पर कंपनी का कोई भी ऐसा रेवोकेशन नहीं होगा जब तक आप उसको क्या ना दे दो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर, डन सर। और लाइसेंस जब रिवोक हो जाएगा तो कंपनी को या तो अमेलगमेट कर दो हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट, देन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन द एक्ट, सीजी may provide for such amalgamation to form a single company with such constitution property power and with such liability duty as may be specified in the order। वो सीजी अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगा कि किस कंपनी के साथ तुमको अमेलगमेट होना है। क्लियर, चलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है। ओ हो, इससे मैं तुमको एक बढ़िया चार्ट से ना प्रोविजन भी रिवाइज करा दूंगा, ऑल्दो रिवीजन वीडियो में करा रखा है बट अभी यहां पर भी हो जाएगा। XY लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, एक कंपनी XY लिमिटेड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है, मुंबई में है सर, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द कंपनी वांट टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। अब कंपनी चाह रही कि मेरा मोस्टली काम मान लो मुंबई की जगह पुणे में होता है, तो व्हाट द कंपनी सेइंग, कंपनी सेइंग कि हम ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मुंबई से हटाकर कहां ले जाते हैं, पुणे में ले जाते हैं। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, ले जाओ। बट आपको ये पता है इस केस में स्टेट सेम है, स्टेट सेम है बट आरओसी अलग अलग है, आरओसी अलग अलग है। ओए कहां ध्यान है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इधर ध्यान दो, नहीं मानेगा। स्टेट सेम है बट आरओसी अलग अलग है, आरओसी पुणे और आरओसी मुंबई, दो अलग अलग आरओसी हैं। तो यानी यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी बट विद इन द सेम स्टेट, स्टेट सेम है बट आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो जाएगी। हाँ सर, ओके। व्हाट फॉर्मेलिटीज द कंपनी हैज टू कंप्लाई, बहुत बढ़िया, कंपनी को क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी है सर, वो बता दो, बता देंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक चार्ट रिवाइज करा दूं जरा फटाफट से, टनाटन टनाटन चार्ट कितने गया, कितने गया, ये रहा। चारों केस जो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑल्टरेशन किया वो एक ही चार्ट के अंदर है। कैसे कैसे सर, सिंपल 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 कहानी। अगर मान लो सेम सिटी टाउन और विलेज में आप विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी टाउन और विलेज में आप क्या बोलते हैं शिफ्टिंग करते हो, तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, सीधा आरओसी को बता दो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया, INC 22 फाइल करके, और 30 डेज के अंदर वो फाइल करो, दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना और सिर्फ BR पास करो, काम चल जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं एक सिटी टाउन विलेज से दूसरी सिटी टाउन विलेज में जा रहे हो बट स्टेट सेम है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो फिर BR पास करो, SR पास करो, क्योंकि SR पास करा है तो एज पर सेक्शन नंबर 117 आरओसी को फाइल करो कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, ये एज पर सेक्शन 117 फाइलिंग होगी, ठीक है, मैंने साथ में कनेक्ट मारा हुआ है। आरओसी को फॉर्म फाइल करो INC 22 एंड दैट्स इट, ओवर। फिर उसके बाद आ जाओ, अगर मान लो ये दो ही केस में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, दो स्टेट ऐसी हैं जिसमें ये वाला पंगा पड़ता है कि एक ही स्टेट के अंदर दो आरओसी बैठे हैं, तो स्टेट तो सेम रहेगी बट आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन बदलेगी। तो जब आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन बदलेगी क्या क्या करना पड़ेगा सर, पहले BR पास करो, SR पास करो, क्योंकि SR पास हुआ है तो MGT 14 आरओसी को फाइल कर देना। एक चीज बोलूं, अपना आंसर लिखोगे ना जब, तो उसमें अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखते हो कि SR पास करने पे MGT 14 आरओसी को जाएगा विद इन 30 डेज एज पर सेक्शन 117, नहीं भी लिखते हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। BR पास करो, SR पास करो, RD से अप्रूवल लो INC 23 में, RD अप्रूवल जो आएगा 30 दिन के अंदर, RD को अप्रूवल जो लेना है आपको उसके लिए एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर जाएगी, मतलब RD आपको अप्रूव करेगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगा। जब आपके पास अप्रूवल आया 60 दिन के अंदर अंदर RD का ऑर्डर फाइल कर दो आरओसी को इन द फॉर्म INC 28, ठीक है, और फिर उसके बाद आरओसी को फॉर्म फाइल कर देना कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोविजन जो अभी आपको फॉलो करना है, जो जिसका हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। और अगर मान लो सर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो पहले BR पास करो, SR पास करो, तुमको स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ राइट, देख BR पास करो, SR पास करो, ठीक है, RD अप्रूवल लो INC 23 में, RD अप्रूवल आएगा 60 डेज के अंदर, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, आरओसी को RD का अप्रूवल फाइल करेगी, फिर आरओसी के पास वो 30 दिन के अंदर वो INC 22 फाइल कर देना, ठीक है।
सेम सिटी टाउन और विलेज विद इन द सेम स्टेट, मतलब लोकल लिमिट्स में चेंज कर रहे हो ना सिर्फ, हाँ तो सिर्फ बीआर से काम हो जाएगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन है अभी, सेम क्वेश्चन वी आर हैविंग, मैं कराऊंगा वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इस वाले केस में फिर तुम्हारी वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट वगैरह भी आ जाती है, INC 26 एंड ऑल, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते हो, ठीक है। वापिस आओ, यहां पे क्या था, स्टेट सेम है बट आरओसी बदल रहे हैं, तो इसमें कौन सा वाला केस लगेगा, थर्ड वाला। बीआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर आरओसी को फाइल होगा एज पर सेक्शन 117 सबसेक्शन 3, 30 डेज के अंदर फाइल होगा, फॉर्म नंबर MGT 14 में फाइल होगा, और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, आरडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आरडी का अप्रूवल आने के बाद आरओसी को आरडी का ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा, मतलब अप्रूवल फाइल करना पड़ेगा INC 28 में, और आरओसी को लास्ट में बताना पड़ेगा INC 22 में कि हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया है। देखो एक चीज बताऊं, INC 22 वाला जो फॉर्म है ना, वो हर केस में जाएगा, आप किसी भी तरीके से अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे ना, INC 22 फाइल होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 13 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली स्टेट्स द, वो सिर्फ जो आप जैसे मेमोरेंडम बनाते हो, तो मेमोरेंडम में 6 क्लॉज आते हैं, उसमें जो सिचुएशन क्लॉज होता है उसमें आप रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस तो नहीं लिखते हो, सिर्फ क्या लिखते हो, स्टेट का नाम। तो यहां पे स्टेट का नाम तो सेम रहेगा पर आरओसी बदल रहा है, आरओसी बदल रहा है, वो लास्ट वाले में होता है रोहन, आरओसी बदल रहा है। सिंस द लोकेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली नेम्स द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, a change in the address from Mumbai to Pune does not result in the alteration of memorandum. So section 13 तो नहीं लगेगा, पर section 12 subsection 5 क्या बोलता है कि अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा बदलना है, change in the registered office from one town or city to another in the same state must be approved by a SR. Further, registered office is shifted from one ROC to another, कंपनी को RD की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं इससे और बेटर आंसर यू कैन राइट इट लाइक दैट कि RD अप्रूवल लगेगा, फॉर्म नंबर लिख के बताओ ना उसको आंसर में कि भाई RD अप्रूवल लगेगा, INC क्या बोलते हैं 23 में एप्लीकेशन डालेंगे हम उसको, ठीक है। पूरा ये वाला चार्ट लिखो ना, ढंग से फॉर्मेट करके लिखो इसको, ये वाला पूरा लिखो कि INC 23 में एप्लीकेशन जाएगी, RD हमें अप्रूव करेगा, INC क्या बोलते हैं, RD हमें अप्रूवल देगा, वो अप्रूवल हम ROC को भी फाइल करेंगे इन द फॉर्म INC 28, यू कैन राइट इट, ठीक है, और बेटर हो जाएगा वो तो। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, मिस्टर सिकंदर कौन है सर? मिस्टर सिकंदर होल्डिंग 950 शेयर्स ऑफ द बायोसेफ हर्बल, इसका आंसर तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, डन, प्रॉमिस। मिस्टर सिकंदर इज होल्डिंग 950 शेयर्स ऑफ बायोसेफ हर्बल्स, अ सेक्शन 8 कंपनी, ये सेक्शन 8 कंपनी है, ओके। बायोसेफ हर्बल इज प्लानिंग टू डिक्लेयर द डिविडेंड, ओ हो भाई साहब, डिविडेंड बांटना चाह रही है, सेक्शन 8 कंपनी है, बताओ बांट सकते नहीं बांट सकते? एक वर्ड में आंसर चाहिए, बांट सकते नहीं बांट सकते? वन वर्ड आंसर, नहीं बांट सकते सर, क्यों? प्रोहिबिशन, इनको तो मना है ना भाई, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड बांट ही नहीं सकती। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 8 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी डिविडेंड टू द मेंबर। तो आप किसी भी मेंबर को डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, काहे गलत काम कर रहे हो, तो डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं, यहां पर सीधा सीधा प्रोहिबिशन है, राइट सर। अगले क्वेश्चन पे आए, अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, एक कोई कंपनी है और वो क्या बनाती है? सीसीटीवी कैमरा बनाती है, सीसीटीवी कैमरा, ओके। इट हैज रेज्ड 100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपनी ने 100 करोड़ उठाए कहां से? पब्लिक इशू से, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग वन मोर यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा, बोले पैसा बोल के उठा रहे हैं कि अपन उठाएंगे और इससे एक और यूनिट लगाएंगे जो सीसीटीवी कैमरा बनाएगी, अच्छी बात है। लेटर ऑन 10 करोड़ रुपए हमने यूटिलाइज कर लिए एंड देन इट रियलाइज्ड दैट इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज नो पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन। 10 करोड़ खर्च कर दिए तुमने, 100 करोड़ उठाए, 10 उड़ा दिए, 10 लगा चुके हो बिजनेस में, वो वाले में। उसके बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि भाई ये वाला बिजनेस नहीं चलने वाला, अब एक काम करते हैं, बचे हुए पैसे से ना कुछ और बनाते हैं। तो कंपनी ने सोचा कि चाइना से इंपोर्ट करना हमको कैमरा सस्ता पड़ रहा है, तो हम खुद क्यों बनाएं, क्योंकि उधर से इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है। तो इस कंपनी को लगा कि हम ना ये काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। तो हमने जो पैसा उठा लिया है उसमें से अभी भी 90 करोड़ बचा है। नाउ वी वांट टू यूटिलाइज इन सम अदर ऑब्जेक्ट, कैन वी डू सो? यहां कनेक्ट होगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 8। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये सेक्शन याद हो जाए तो प्लीज इसको याद कर लेना। एक चीज ध्यान रखना, ब्लंडर मिस्टेक करते हो तुम लोग, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है। देखो एक अच्छी चीज बताऊं, जल्दी बोलो, एक अच्छी चीज बताऊं, पहले चैट में बोलो, जल्दी बोलो, एक बढ़िया चीज बताऊं, सॉलिड एकदम। सेक्शन 13 जो है ना,
दैट इज फॉर मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर आपको मेमोरेंडम ऑल्टर करना है सेक्शन 13 लगेगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जनरल ऑल्टरेशन की बात करता है, कोई भी मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन होगा 13(1) लगेगा। बट एक स्पेशल केस होता है जब 13(8) लगता है। 13(8) हमेशा नहीं लगेगा। 13(8) सिर्फ तब लगेगा जब तुमने पब्लिक इशू से पैसा उठाया, मेरे वर्ड्स पकड़ना, पब्लिक इशू से पैसा उठाया, वो पैसा अभी अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, एंड नाउ यू वांट टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम, देन ओनली 13(8) विल बी एप्लीकेबल। अदरवाइज 13(8) नहीं लगेगा भाई। आधे लोग गलत समझते हैं, वो सोचते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करेंगे 13(8) लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 13(8) तब लगता है जब आपने पैसा कैसे उठाया, पहली बात तो पब्लिक इशू से उठाया, दैट अमाउंट मस्ट रिमेन अनयूटिलाइज्ड, वो अनयूटिलाइज पड़ा होना चाहिए, और फिर आप ऑल्टर करना चाहते हो मेमोरेंडम को, देन मेमोरेंडम में क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टर करना चाहते हो, देन आप पे क्या लगेगा 13(8) लगेगा। ये बात ध्यान रखना, 13(8) इज ओनली एप्लीकेबल इन दैट केस, नथिंग एल्स। इसका सेक्शन याद कर लेना, 13 सबसेक्शन 8। और रेगुलर वाले जो अभी बच्चे कुछ वो भी हैं जो क्लास देख रहे हैं, मैंने रेगुलर क्लास में तो तुमको इसके साथ उसका कनेक्शन भी बताया था, आईसीडीआर के साथ कनेक्ट होता है ये। अभी तो यहां पे ये 10 करोड़ अनयूटिलाइज, चलो 10 करोड़ यूटिलाइज लिखा है, 90 करोड़ अनयूटिलाइज है। अपने कंपनीज एक्ट में तो ऐसी कोई कहानी है नहीं, पर इसके लिए ये भी लिखा होता है कि कितना अमाउंट अनयूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप क्या बोलते हैं, ये वाली कहानी करोगे कि आप ऑल्ट्रेशन करोगे, तो आपको इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, शेयर होल्डर से। ले लिया आपने, तो सारे के सारे शेयर होल्डर मान थोड़ी जाएंगे, 100% शेयर होल्डर्स मान जाएंगे, 100 के 100% शेयर होल्डर बोलेंगे हाँ कर लो, नहीं, कुछ मना भी करेंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर भी होंगे। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको डिसेंटिंग शेयर होल्डर को क्या देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव एग्जिट। एक बात समझो, मान लो तुम 100 लोग हो, मैंने तुमसे फीस ले ली, मैंने बोला कि मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। फीस लेने के बाद मैंने बोला कि एक दो क्लास हुई, उसके बाद मैंने बोला कि यार तुम्हारी जो ये फीस आ गई है ना, इसके बदले मैं कंपनी लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, एक काम करता हूं मैं तुमको ना अकाउंट्स पढ़ा देता हूं। मैंने ऐसा बोला, तुम क्या बोलोगे? अब तुम में से कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं भाई नहीं, हमने नहीं पढ़ना, हमने, तो उनको मुझे एग्जिट रूट देना पड़ेगा ना, आई हैव टू पे बैक द अमाउंट बैक, तो मेरे को उनको एग्जिट रूट देना पड़ेगा। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, कितना एग्जिट रूट कैसे देना है, कितना अनयूटिलाइज अमाउंट, ये सब दिया हुआ है आईसीडीआर में, ये यहां नहीं है। यहां सिर्फ एक ऐसे बोल लो, आईसीडीआर रेगुलेशंस जो है ना सेबी की, उसमें इसकी पूरी ऐसे कथन खोल के बताई गई है। यहां पर सिर्फ उसका जिस्ट दिया हुआ है 13(8) में, ओरिजिनेशन यहां से है। तो 13(8) वाला ऑल्टरेशन सिर्फ तब लगता है जब पब्लिक इशू से पैसा उठे, और जैसे ही पब्लिक इशू से पैसा उठता है ना, तो सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन आ जाती है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनीज। क्योंकि आपने पब्लिक इशू लाया, आप लिस्ट हो जाओगे, लिस्ट, क्योंकि थोड़ा दिमाग खोलो, जैसे ही आप पब्लिक इशू लाओगे तो सेक्शन 40 भी कनेक्ट हो जाता है, और सेक्शन 40 बोलता है कि लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है, एंड वंस यू गेट लिस्टेड तो आपके ऊपर सेबी आ जाएगा तलवार लेके। तो सेक्शन 40 की वजह से लिस्टिंग होगी, सेबी की रेगुलेशन आएंगी, और ये प्रोविजन कनेक्ट हो जाएगा विद सेबी। बट हमको नहीं पढ़ना, हमको क्या ध्यान रखना है मेजरली, तुम ये मोटा मोटी तौर पे बस इतना लिख के आओगे, तुम जब भी ये पैसा अनयूटिलाइज देखोगे ना, वैसे तो कितना परसेंटेज है हमें नहीं पता, बट अब आईसीआई जब यहां पर परसेंटेज नहीं लिख के दे रहा, हमें नहीं पता, हम अमाउंट अज्यूम कर लेंगे कि ये उतनी लिमिट्स के अंदर है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब वी विल अज्यूम, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उतना पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है कि जिससे 13(8) की एप्लीकेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अदरवाइज चेक करना होता है कि 13(8) लगेगा भी या नहीं लगेगा। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि 10 करोड़ रुपए आपके यूज हुए हैं, सिर्फ 90 करोड़ अभी अनयूटिलाइज पड़े हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, मैं बोल रहा हूं आगे लिखो सबसेक्शन 8, अलग ही इंपैक्ट जाएगा भाई एग्जामिनर पे। अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ द मनी सो रेज्ड शैल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट। पहले आपको इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फर्स्ट। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, इनको आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, और ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा? प्रमोटर देंगे कि भाई अगर आप नहीं मान रहे तो ये लो पकड़ो पैसे और जाओ, टाटा बाय बाय। और इसके लिए तुम्हें सेबी रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं इसके लिए आईसीडीआर रेगुलेशन लगती है। कौन सी रेगुलेशन लगती है? आईसीडीआर रेगुलेशन लगती है, ठीक है। कंपनी विल हैव टू फाइल अ कॉपी ऑफ एसआर विद द आरओसी, एसआर की कॉपी आरओसी के पास फाइल कर देना, और सर्टिफाई करवा लेना रजिस्ट्रेशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और फिर उसके बाद ऑल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। लुकिंग एट द अबव प्रोविजन वी कैन से दैट कंपनी कर तो सकती है, बट उसके लिए उसको ये सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। जल्दी से बोलो, ये पूरी कहानी समझ में आई? भाई बढ़िया क्वेश्चन था, दिस वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला टॉपिक, बट
थोड़ा अधूरा दिया हुआ है आईसीआई ने, ठीक है। हाँ सर, आपको क्या ही ऐसा चुल हो रही है, इतना सिलेबस कम है क्या, आप और चाह रहे हो आईसीआई और बढ़ा दे? देखो, दिस इज 13.8, जहां कंपनी ने पैसा उठाया पब्लिक से प्रोस्पेक्टस के थ्रू और फिर अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ा है। अगर आपने नहीं अभी यूज करा तो फिर आपको पहले तो नोटिस देना पड़ेगा इन द न्यूज़पेपर। नोटिस में आप ये सारी चीजें बताओगे। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोटिस में क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू राइट पैसा कितना उठाया था, कितना यूटिलाइज हो गया, कितना अनयूटिलाइज पड़ा है, प्रपोज्ड ऑल्टरेशन का रीजन क्या है, ठीक है, क्यों चेंज करना चाह रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, कितना पैसा आप न्यू वाले ऑब्जेक्ट में लगाओगे, ठीक है, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा उसका, अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स एंड ऑल दैट, ये सारी इंफॉर्मेशन वो पूछेगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, वेबसाइट पे भी डाल देना अगर कंपनी की वेबसाइट है तो। ये वाला लाइन भी आप आंसर में ऐड कर सकते हो कि आपको वेबसाइट पे भी डाल देना है। और डिसेंडिंग शेयर होल्डर को आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना मैंडेटरी होगा, बिना उसके ये नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये वर्ड नहीं लिखा, एक नंबर वैसे कट जाएगा। एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना इज मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी। समझ में आ गई बात? जल्दी से बोल दो, अच्छे अच्छे है ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट बच्चे हैं, क्यूट क्यूट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 20? ओए ओए, सो गए? मुक्का पड़ जाएगा एकदम मुंह पे खींच के। और क्लास खत्म होगी ना तो कमेंट करके जाना क्लास में लास्ट में, नालायक, जैसी क्लास खत्म होगी बंद कर यार। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड empowers it to carry on the real estate business and any other business that is allied to it। एक कंपनी है जिसका नाम है विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इसका एक मेमोरेंडम बना हुआ है और मेमोरेंडम में इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये डाला हुआ है कि हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस करेंगे और उसी से अलाइड, अलाइड मतलब होता है उसी से ही रिलेटेड और जो काम होंगे वो भी हम करेंगे। यानी मेमोरेंडम पावर दे रहा है। Due to a downward trend in the real estate business, the management of the company has decided to take up the business of food processing activity। अब कंपनी चाह रही कि यार रियल एस्टेट धंधा थोड़ा डाउन ही चल रहा है, एक काम करते हैं फूड बिजनेस में एंटर करते हैं। इसके लिए कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑल्टर करना चाहती है। अब यहां पर भी तो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होगा, पर यहां 13.8 मुन्ने नहीं लगेगा, यहां 13.8 नहीं लगेगा। मेरे को बता दो 13.8 क्यों नहीं लग रहा? मैं मान जाऊंगा तुमको, आई कैन चैलेंज, मेरे को चैट पे लिख के बता दो यहां 13.8 क्यों नहीं लग रहा। यहां 13.8 नहीं लगेगा, यहां जनरल ऑल्टरेशन होगी 13.1। यहां कहां बात हुई कि पैसा पब्लिक इशू से आया है, अनयूटिलाइज पड़ा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो भैया यहां पर आपके ऊपर 13.1 लगेगा, 13.8 नहीं लगेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंपनीज एक्ट सेक्शन 13.1 क्या बोलता है? सीधा एसआर पास करो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। इन द केस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। ऐसा जो आपका रजिस्ट्रार होगा, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर एनी ऑल्टरेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। और फिर उसके बाद क्या होगा, कोई भी ऑल्टरेशन तब तक इफेक्ट नहीं लेगी जब तक आप आरओसी से रजिस्ट्रेशन ना करा दो। और इसके लिए इजीली क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी, नथिंग, क्योंकि 13.8 आएगा ही नहीं। यही चीज मैं तुमको बोल रहा था, हर जगह मत चिपका दिया करो। कई लोग पागल, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हुआ 13.8, 13.8 सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को कवर कर रहा है, ठीक। चलो सर आगे, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। द पर्सन नॉट बीइंग मेंबर, ऐसा बंदा जो कंपनी का मेंबर नहीं है, डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बाहर का अगर कोई बंदा कंपनी के साथ डील करेगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमेशा उसको प्रोटेक्ट करती है। चल ऐसे थोड़ी होता है, मतलब तुम कुछ भी कांड करो तो भी तुम्हें बचा लिया जाएगा, नहीं। पहले तो मेरे साथ डिस्कस करो दोनों डॉक्ट्रिन्स कौन सी होती हैं। एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलती है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, इट इज अ वेरी हार्श डॉक्ट्रिन। और वो क्या बोलती है सर, वो पता है, ये बोलती है कि अगर कोई भी बंदा कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इट इज प्रिज्यूम्ड, कंपनी ऐसा प्रिज्यूम करके चलेगी कि भाई तुमने, मान लो मैं कंपनी हूं तो हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि तुमने हमारे मेमोरेंडम को, आर्टिकल्स को पढ़ लिया है और अंडरस्टूड कर लिया है। रेड एंड अंडरस्टूड लिखा है। अगर सिर्फ रीड लिख के आए पेपर में और मैं चेक करूं ना तो भाई मैं नंबर ही ना दूं तुम्हें। रेड एंड अंडरस्टूड लिखा हुआ है सेक्शन में, ध्यान रखना कि तुमने मेमोरेंडम को और आर्टिकल को क्या कर लिया है, रीड भी कर लिया है और अंडरस्टैंड भी कर लिया है। रेड एंड अंडरस्टूड MOA एंड AOA बिफोर एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट।
उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले आपने उसको पढ़ लिया है, आपने उसको समझ लिया है, तो हम ऐसा प्रिज्यूम करके चलेंगे। और इस केस में कंपनी बच जाती है अपनी लायबिलिटी से। कल को तुमने उस बंदे कंपनी ने लोन रीपे नहीं करा तो भाई तेरी गलती थी ना, तूने क्यों नहीं पढ़ा। एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नोटिस एट लार्ज टू द पब्लिक है, जिस मर्जी को जाके देखना देख लो। हमने तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया इसको, किसको, एमओए और एओए को। पढ़ो जाके, हमने थोड़ी रोका है। बट ये बड़ी हार्श हो गई। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने क्या बोला, ये एक तरीके से इसकी एक्सेप्शन बन के आई। और इसने क्या बोला था कि अगर सामने वाले ने पढ़ लिया है, पहली कंडीशन यही है कि सामने वाले बंदे ने ये पढ़ लिया है कि ठीक है मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लिया, बट वो बंदा इंटरनल प्रोसीडिंग में घुस के थोड़ी देख सकता है। ठीक है, उसने एमओए पढ़ लिया, उसने एओए पढ़ लिया, बट वो बंदा क्या बोलेगा, वो बंदा ये बोलेगा भाई इंटरनली तो तुम क्या कर रहे हो, हम तो ये प्रिज्यूम करके चलेंगे ना कि इंटरनल प्रोसीडिंग तो सब सही चल रही है। यानी जो जो चीजें तुमने एमओए एओए में लिखी हुई हैं, आउटसाइडर विल प्रिज्यूम दिस कि अंदर के बंदे जो है कम से कम वो तो फॉलो कर रहे हैं, पूरे अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ट्रू सेंस में फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कंस्ट्रक्टिव नोटिस एजम्पशन दिलवाता है कंपनी को कि सामने वाला बंदा पढ़ के आएगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को एजम्पशन दिलवा देता है कि कंपनी के अंदर जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो सब सही चल रहा होगा। ठीक है, पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हर केस में तुम्हें नहीं बचा सकती, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर मान लो तुमने खुद ने नेग्लिजेंस दिखाई थी काम करते समय, तो तुमको थोड़ी कोई रिलीफ मिलेगा। या फिर फॉर्जरी का केस हो गया, जब फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट आए थे, तो भाई फॉर्जरी वाले केस में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट आए, फॉर्जरी कुछ हुई हुई है, तो उस केस में तो भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि क्या इंडोर मैनेजमेंट हर केस में बंदे को बचा लेगी। हम बोलेंगे नहीं, हर केस में नहीं बचा सकती। दोनों जो डॉक्ट्रिन्स थी उनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, तो वही मैंने यहां पर समझा दिया। बट एक्सेप्शन क्या होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तुम आउटसाइडर हो, मैं कंपनी हूं, तुम्हारी मेरे साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तुम ये प्रिज्यूम करके बैठे हो कि इंटरनली सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, पर अगर तुम्हें इरेगुलरिटी के बारे में पता था फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर तुम्हें थोड़ी बचाया जाएगा। भाई अगर आउटसाइडर को ये नॉलेज थी कि इरेगुलरिटी चल रही है, तो फिर तो एक्सेप्शन में आ गए ना, फिर थोड़ी तुमको इंडोर मैनेजमेंट बताएगी कि कैसे तुम क्या कर रहे हो। और नेग्लिजेंस, तुमने जरा सा भी 1% भी एफर्ट ही नहीं डाला, मतलब तुमने तो कोशिश ही नहीं की कि मैं एक बार कुछ एफर्ट डाल लूं, मैं चेक कर लूं कि भाई सब कुछ सही है नहीं है, तुम नेग्लिजेंस से बेधड़क बेधड़ेले से काम कर रहे हो, तो भैया हम तुमको क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तुमको इंडोर मैनेजमेंट कोई रिलीफ नहीं दे सकती। एंड थर्ड इज ऑल्सो फॉर्जरी। फॉर्जरी के केस में तो लॉ भी मना कर देता है, भाई लॉ बोलता है माफ करो, फॉर्ज डॉक्यूमेंट के केस में वी विल नॉट गिव यू एनी रिलीफ। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज अबाउट एक्सेप्शंस टू द इंडोर मैनेजमेंट, कि इंडोर मैनेजमेंट की क्या एक्सेप्शन होती है, क्या हर केस में इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को बचा लेती है। हमने बोला नहीं, कुछ कुछ केसेस में वो बैंड बजवा भी देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ना, खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो। मेरे को बताओ पहले यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से एक बार चैट पे लिख दो सारे लोग। जल्दी बोलो, जल्दी से बोल दो। यहां तुम्हारे को टाइपिंग करते हुए ऐसे ठंड लगती है ना, ऐसे हाथ नहीं चलते। रात को एकदम बढ़िया हाथ चलते हैं, के आ रहे नालायक। यहां लाइक करने बोल दो तो हाथ नहीं चलते, यहां पे चैट में लिखने बोल दो तो हाथ नहीं चलते, बदतमीज। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, डिसीजन एंड प्रपोजल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब वो चार्ट दिमाग में रखना, चारों केस वाला रजिस्टर्ड ऑफिस के क्वेश्चन पूछेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने, यानी कि लोकल लिमिट ऑफ द थाने डिस्ट्रिक्ट, टू दादर, दोनों जगह मुंबई में है, लोकल लिमिट ऑफ द मुंबई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बोथ प्लेसेस फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आरओसी मुंबई, दोनों चीजें आरओसी मुंबई के अंडर आती हैं। ओके सर। और ये कंपनी एसआर पास करके बट बिना आरडी के अप्रूवल के ये करना चाहती है, सेम स्टेट के अंदर हो बट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, आरओसी भी सेम है, स्टेट भी सेम है। हाँ तो ठीक है, बीआर पास करो, एसआर पास करो, आरडी की अप्रूवल नहीं लेनी होती। हाँ तो एकदम सही है, फर्स्ट का आंसर पढ़ो। एज पर सेक्शन नंबर 12 where a company changes the place of its registered office from the jurisdiction of one ROC to the jurisdiction of another ROC, then RD की अप्रूवल लेनी होती है। यहां कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है
वो दोनों अंडर द सेम आरओसी चेंज करे हैं, यानी दोनों आरओसी सेम ही है। दोनों आरओसी मतलब जो थाने का आरओसी था और जो कहा जा रहा है ये थाने के बाद दादर, दादर का जो आरओसी है वो दोनों आरओसी आरओसी मुंबई है। तो चेंज करोगे भी तो आरडी अप्रूवल नहीं लेना, कोई बात नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। और एसआर पास करा लेना, कोई प्रोविजन का वायलेशन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है मुंबई में, महाराष्ट्र में, विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आरओसी मुंबई, बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में है। ए लिमिटेड जो कंपनी है वो चाह रही है कि अपना कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे से मुंबई में शिफ्ट करो। अब पहले तो मेरी बात सुनना, रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या फर्क होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है सेक्शन नंबर 12। कॉर्पोरेट हेड ऑफिस, ये मैंने रेगुलर क्लास में बहुत फोकस देके बोला था, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस पूरे कंपनी लॉ में कहीं डिफाइंड नहीं है, कहीं कवर्ड नहीं है, इट इज नोवेयर डिफाइंड। कंपनीज अपने जनरली, ये नॉर्मल इंडस्ट्री नॉर्म में यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा। कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब जहां पर आप लोग बैठ रहे हो जनरली, तो जो बड़े लोग बैठ रहे हैं, बड़े लोग बोले तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह बैठ रहे हैं, ठीक है, वैसे कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं सेक्शन में डिफाइंड नहीं है। और सेक्शन 13 जो है वो ऑल्टरेशन ऑफ, या 12 या 13 जो भी सेक्शन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग की बात करता है, कॉर्पोरेट ऑफिस की शिफ्टिंग की बात नहीं करता। तो क्या ये कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये शिफ्ट कर सकती है? अब बिल्कुल कर सकती है, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। सो यू कैन, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली। आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इसको शिफ्ट करना चाहते हो, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ अ सिटी इज प्रपोज टू शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल, अबे विद इन द लोकल लिमिट, पहला वाला केस आ गया। लोकल लिमिट ऑफ द सेम सिटी टाउन और विलेज में चेंज कर रहे हो, इस बिल्डिंग से उठ के दूसरी बिल्डिंग, बगल वाली बिल्डिंग में जा रहा हूं, तो सिर्फ बीआर पास करो और आरओसी को बता देना आईएनसी 22 में, पंगा खत्म। सिर्फ बीआर पास करो। क्या बीआर पास करके हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, विदाउट पासिंग एसआरबी इट इज टेनेबल इन द लॉ। टेनेबल इन द लॉ मतलब कि इट इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। सिर्फ बीआर पास करो, एसआर पास करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आरओसी को एक बार जाके चुगली कर देना, ओए आरओसी, ओए आईएनसी 22 पकड़ो, हमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस लोकल लिमिट से उठाकर विद इन द लोकल लिमिट इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आ गया, बस दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगलू एंड फ्रेंड्स, लो भाई चंगमंगू आ गए, चंगमंगू। मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। ओ भाई साहब, एक कंपनी इन्होंने रजिस्टर करी जिसका नाम क्या रखा? टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टैक्समैन जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है सर, टैक्समैन तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। आफ्टर 5 ईयर ट्रेडमार्क का जो ऑनर है, यानी टैक्समैन जो है वो कुंभकर्ण कब जागा? 5 साल बाद। बहुत बढ़िया, वैसे नॉर्मल कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद जाग जाता था, ये जागा 5 साल बाद। और इसको ये रियलाइज हुआ कि ओ मेरे तो ट्रेडमार्क के नाम से क्या बन गई? कंपनी बन गई है, एंड आई शुड ऑब्जेक्ट। और इसने ऑब्जेक्शन फाइल करा विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। क्या कंपनी को फोर्स किया जा सकता है? क्या सीजी कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने नाम को रेक्टिफाई करो? सेक्शन 16 कनेक्ट होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम। क्या सीजी ऑर्डर दे सकता है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। व्हाई? क्योंकि 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेस करना था। अगर 3 साल के बाद आ रहे हो तो भैया आप जाओ, सो जाओ चुपचाप, अब कुछ नहीं हो सकता। 3 साल तक कहां थे? 3 साल के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए था। अब एक और सवाल बताओ, क्या यहां पर कंपनी खुद ब खुद चाहे, वॉलेंटरीली चाहे, तो क्या वो अपने नाम को चेंज कर सकती है? वॉलेंटरली कंपनी अपने नेम को चेंज कर सकती है? जल्दी बोलो, वेदर द कंपनी कैन वॉलेंटरली चेंज द नेम? यस सर, एब्सोल्युटली। अगर कंपनी खुद चाहती है तो कंपनी कर सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वॉलेंटरली चाहते हो तो आप एज पर सेक्शन नंबर 13 एसआर पास करो और क्या कर सकते हो? सीजी से अप्रूवल ले लो, और यहां सीजी की पावर डेलीगेटेड टू द आरओसी। वो फॉर्म फाइल करो, अप्रूवल आएगी, नाम को चेंज कर लो। बट जो एप्लीकेशन वाला केस था वो 3 ईयर के अंदर अंदर होना चाहिए था। अगर वो 3 ईयर के अंदर अंदर नहीं हुआ है तो भैया फिर आपको सीजी कंपेल नहीं कर सकता, वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप अपने नेम को रेक्टिफाई करो। क्लियर है बेटा? जल्दी से बोल दो जल्दी बोलो। चले आगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चविश एन इंडियन, ये कैसा नाम है भाई? ये चविश क्या नाम होता है? चविश, छवि होता है, पता नहीं क्या नाम है, छविश, ठीक है, पर चलो है। एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एकता रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड। हाँ, ये एकता जी ने बनाया होगा, ये एकता कपूर का ही कोई नाम है, धूमता ना 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 ना। एकता रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड एक कंपनी है
ठीक है, ये 26 जो इंडियन सिटीजन है और रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, और इसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एकता रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड एज 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, पहले तो यहां पर ये लिमिटेड के साथ एक वर्ड और ऐड करो, प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ पब्लिक कंपनी तो बना ही नहीं सकता ना, ओपीसी इज ऑलवेज अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी। अलग ग्रह से आए बंदा, हाँ अलग ग्रह से आए। एज 1 पर्सन कंपनी 1 अप्रैल 2018 को बनाई, एंड विद हिज वाइफ मिसेस ज्योति एज नॉमिनी। मुझे समझ नहीं आया, बंदे का नाम छविश, वाइफ का नाम ज्योति, उसको नॉमिनी बना रहा है, कंपनी का नाम है एकता रेडीमेड गारमेंट। द ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 35 लाख। ठीक है, 35 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है। He got in touch with the ready-made garments buyer and was expecting to receive a substantial order by अगस्त 2020। कह रहा है दूसरी वाइफ है। हाँ तुमको बड़ा पता है ना, दूसरी वाइफ है। इधर सुनो, तो ना क्या हुआ, इसको लगा कि मेरे को एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है अगस्त 2020 तक, जिसकी फाइनल डिलीवरी दिसंबर 2020 में हो जाएगी। सही है सर। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसने और 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पहले कितने थे? 35 लाख, अभी कितने हो गए? और 10 लाख और इन्वेस्ट हो गए। एज अ रिजल्ट द कंपनीज ऑथोराइज कैपिटल इज नाउ 45 लाख। ओ कितना कितना, मतलब इतना मुश्किल काम कर दिया, प्लस करके बता दिया इन्होंने। प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक्स योर एडवाइस, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ ओपीसी? याद करो, ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो चलेगा, बट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन नॉमिनी हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु मस्ट बी इंडियन सिटीजन वेदर और नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, उससे मतलब नहीं है। वो बंदा क्या बन सकता है? ओपीसी में मेंबर बन सकता है, और वही बंदा ओपीसी में नॉमिनी भी बन सकता है। और आपको एक नॉमिनी का नाम हमेशा बता के चलना पड़ेगा, ताकि अगर तुम लुढ़के तो तुम्हारी इनकैपेसिटी में वो बंदा क्या ले लेगा? मेंबर की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? इस क्वेश्चन में दिया था क्या कौन मेंबर बन सकता है, तो हमने बता दिया भैया ये मेंबर बन सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या एकता रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड किसी और कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? तो पहले पता है इस कन्वर्जन वगैरह के लिए ना कुछ लिमिट दी होती थी, बट अमेंडमेंट आने के बाद ये लिमिट को एबॉलिश कर दिया गया है। अभी आज के समय पे आप विदाउट एनी लिमिट कन्वर्ट करा सकते हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैं इसीलिए करा रहा हूं, पुराना क्वेश्चन अगर कोई देखो तो कंफ्यूज ना होना कि लिमिट कहां से आ गई ओपीसी के अंदर। शुरू शुरू में जब ये आया था ना कॉन्सेप्ट, तो कुछ टाइम तक लिमिट वाला पंगा रहा था, बट लेटर ऑन अमेंडमेंट से ये लिमिट हटा दी गई। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 रिमूव द कंडीशन जहां पर ओपीसी वॉलंटरली किसी भी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है अनलेस 2 ईयर हैव एक्सपायर्ड। पहले क्या पंगा होता था? कम से कम 2 साल चलो। अब भाई ये क्या कंडीशन है? नहीं चला पा रहा अकेला बंदा बिजनेस, उसको जोड़ने अपने साथ और बंदे, तो ये एमसीए ने ये कंडीशन ही हटा दी। पहले होता था मस्ट एटलीस्ट 2 इयर्स मस्ट हैव बीन एक्सपायर्ड, कम से कम 2 साल बीत जाने चाहिए। अच्छा, और पेड अप शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज हो गई है बियॉन्ड 50 लाख रुपीज और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, या फिर ये तब होता था जब तुम्हारी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली जाए या टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए, तो तुमको कन्वर्जन कराना पड़ जाता था। बट ये सारी लिमिट का लोचा खत्म हो गया। आज के समय पे कोई ऐसी लिमिट वाला ड्रामा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी लिमिट वाला ड्रामा नहीं है। अभी सिंपली तुम ओपीसी कन्वर्ट करा सकते हो किसके अंदर? कंपनी के अंदर। सो दिस अमेंडमेंट हैज डन अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर वाली केस। सो अभी कोई बंदा जो नेचुरल सिटीजन है, मतलब नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट हो ना हो, ठीक है, और यहां रेजिडेंट के लिए 120 दिन देखते हैं, 182 नहीं देखते। 120 डेज और मोर जो इंडिया में रहा होगा हम बोलते हैं वो रेजिडेंट है। और रेजिडेंट हो या ना हो, मैं तो बोल रहा हूं ये 120 दिन वाले की भी रेलेवेंस खत्म हो गई, क्योंकि पहले लिखा होता था इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, तो हम 120 डेज चेक करते थे। बट आज के समय पे तो वो रेजिडेंट हो ना हो मैटर ही नहीं करता, तो इसलिए हमको 120 डेज देखने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो क्या ये कंपनी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू अनदर कंपनी? हाँ बिल्कुल कर सकता है, चाहे तुम पेड अप कैपिटल कितनी भी कर लो, उससे मतलब नहीं है, वो कंडीशन खत्म हो चुकी है। ठीक, नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अच्छे से समझना, सेक्शन 19 के ऊपर बेस्ड है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और एक एग्जांपल अपने वाले नोट से भी कराऊंगा, उसका भी क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है आगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, explain in the light of the provision of Companies Act the circumstances under which a subsidiary can become the member of holding company। क्या एक सब्सिडरी अपने होल्डिंग के शेयर खरीद सकती है? नहीं, सेक्शन 19 मना करता है। होल्डिंग सब्सिडरी में, सॉरी, सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर नहीं खरीदेगी, होल्डिंग भी सब्सिडरी को कोई शेयर अलॉट या ट्रांसफर नहीं करेगा। बट फिर नीचे प्रोवाइजो आता है कि सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा 3 केस में। पहला केस, अगर तुम एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ द डिसीज्ड मेंबर शेयर होल्ड करते हो तो चल जाएगा, ट्रस्टी की तरह शेयर होल्ड करते हो तो चल जाएगा, यानी कोई सब्सिडियरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में शेयर होल्ड कर रही है तो अलाउड है, ट्रस्टी की फॉर्म में होल्ड कर रही है तो अलाउड है, या फिर उस कंपनी ने वो वाली कंपनी के शेयर तभी खरीद लिए थे जब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप नहीं था, होल्डिंग सब्सिडियरी बनने से पहले मैंने उस कंपनी में शेयर खरीदे थे, तो अभी भी वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। वही 3 केस यहां पे लिखे हुए हैं। द सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस, इसको हाईलाइट कर देना बस एग्जाम में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर रहे हो, या फिर ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहे हो, या फिर बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी तब आपने वो शेयर खरीद लिए थे तो यू कैन होल्ड। ठीक है, ओके सर। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, सिमिलर टॉपिक पे क्वेश्चन है बट क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, सुनना। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको आगे चलकर अपन एस बोलेंगे सिंपल, इज अ कंपनी इन विच हनुमान पावर सप्लायर लिमिटेड एच इज होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। सो हनुमान इज द होल्डिंग एंड दिस लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच, होल्डिंग का कोई एक शेयर होल्डर है, ठीक है, दिमाग में रख के चलना, सब्सिडरी की कोई होल्डिंग है, इसका कोई शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर के पास 10% शेयर थे इस कंपनी के, किसके, एच के 10% शेयर, और 50 करोड़ रुपए उसने एज अ ट्रस्टी इस कंपनी को दे दिए, यानी ये कंपनी एज अ ट्रस्टी वो शेयर होल्ड कर रही है 10%। क्या कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। तो पहले सेक्शन 9 की कहानी गा देना कि सॉरी 19 की, कि 19 में ऐसा 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 लिखा हुआ है, और फिर उसके नीचे जाके क्या लिख देना, एक्सेप्शन, कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह करे तो कर सकती है, अगर ट्रस्टी की तरह करे तो कर सकती है, या फिर अगर पहले से ही आप क्या बन गए थे, शेयर होल्डर बन गए थे तो आप कर सकते हो। तो इन द गिवन केस होल्डिंग कंपनी हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स in the holding company to a trust where the share will be held by the subsidiary company. It means now subsidiary will hold share in the holding company but as a trustee, तो क्योंकि एज अ ट्रस्टी होल्ड करोगे तो इट इज अलाउड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैं इंटेंशनली नहीं करवा रहा हूं, उसकी वजह ये है मैंने तुमको सिमिलर क्वेश्चन कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले तुम इसको ट्राई करोगे। आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल इस क्वेश्चन को, ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन द पीडीएफ। इसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 33 पे, और हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी सर्व करती है मेंबर को या आरओसी को तो कैसे कर सकती है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी पे सर्व किया जाता है, ऑन द कंपनी एंड बाय द कंपनी, दो चीजों के बारे में बात है। एक बारी जरा मैं इस प्रोविजन पे तुमको दर्शन करा ही दूं जरा जल्दी जल्दी। ये देखो, बोला अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑन अ कंपनी सर्व होगा तो कैसे सर्व हो सकता है, मतलब कंपनी को अगर किसी ने भेजना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, या फिर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे छोड़ के आओ, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, या एनी अदर मोड, ठीक है। और अगर कंपनी किसी को भेजेगी, रजिस्ट्रार को भेजे या मेंबर को भेजे, तो कैसे भेजना है, तो सर पोस्ट से, एक अंतर आ गया, कंपनी पोस्ट से भेज सकती है पर कंपनी को पोस्ट से नहीं भेजा जा सकता, ये ध्यान रखना, ऊपर पोस्ट नहीं है, इधर पोस्ट भी आ गया, बाकी सब सेम है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, लिविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक मोड और एनी अदर मोड, ठीक है। हाउएवर मेंबर जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकता है और पैसे देकर बोल सकता है कि प्लीज प्लीज मैं आपको पैसे दे देता हूं और आप मेरे को एक पर्टिकुलर मोड में, वो बंदा चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉनिकली ही मिले ये वाला डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए वो पेमेंट करके दे सकता है, ठीक है। और ध्यान रखना वो पर्टिकुलर मोड के लिए पेमेंट कर रहा है, पर अगर वो बंदा बोले मैं पैसे दे देता हूं बट तुम मेरे को दुबई में भिजवाओ, तो वो बोलेंगे भाई भाग जाए यहां से, भेजेंगे तो उसी एड्रेस पे जो तेरे रजिस्टर्ड है, बस एक पर्टिकुलर मोड के लिए तू पैसे दे सकता है। उसने एक क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि उसने पैसे दिए बट पैसे देके क्या बोला, एक पर्टिकुलर प्लेस पे भेजो, कंपनी ने नहीं भेजा उस प्लेस पे, बताओ वैलिड है या इनवैलिड है, टोटली वैलिड है, क्यों, मोड के लिए पैसे दिए गए थे, प्लेस के लिए कोई बात नहीं हुई है। ओके सर, वापिस आओ पढ़ना जरा। अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन अ कंपनी, ऑन अ कंपनी, ऑन अ कंपनी बोले तो कंपनी पे सर्व किया जा रहा है, तो कैसे सर्व होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस और बाय लिविंग एंड दैट। हाउएवर डिपॉजिटरी वाले केस में रिकॉर्ड्स ऑफ द बेनिफिशियल ऑनर में बी सर्व्ड बाय सच डिपॉजिटरी बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अगर डीपी डिपॉजिटरी जो है एनएसडीएल सीडीएसएल वो कंपनी को रिकॉर्ड भेजेगा ना,
मेंबर्स का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेगा। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 बोलता है फॉर फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द आरओसी इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द आरओसी और एनी मेंबर बाय सेंडिंग इट टू हिम बाय पोस्ट। अब यहां पे एक वर्ड ये वाला एक्स्ट्रा आ गया, पोस्ट। ठीक है, ये वाला वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, पोस्ट। कंपनी पे सर्विंग पोस्ट में नहीं हो रही है, बट कंपनी किसी पे सर्व कर रही है तो पोस्ट से हो सकती है। ठीक है, हाउएवर अ मेंबर मे रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर मोड, उसके लिए वो फीस देगा और उससे वो अलग से कंपनी को बोल सकता है कि प्लीज मेरे को इस मोड में भेज देना। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं रोक दे रहा हूं, बाद में अगर तुमको लगे खुद से ये क्वेश्चन देख के रीड कर लेना, क्योंकि मैं वो वही क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं जो मेरे को लग रहा है रिपीटिशन है या फिर वो समझ जाओगे। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पहले अपने रेगुलर नोट से एक बार तुम्हें करा देता हूं, मजा आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेना, फुद्दू लगेगा एकदम क्वेश्चन। देखो सेक्शन नंबर 19 कहां गया, हाँ ये रहा। देखो सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है, सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, ना होल्डिंग कंपनी में होल्ड कर सकती है, ना होल्डिंग कंपनी उसको कोई अलॉट या ट्रांसफर कर सकता है। ये सारी कहानी लिखी है सबसेक्शन 1 में। प्रोवाइजो ऊपर बोलता है सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा 3 केस में, एलआर की तरह होल्ड कर रहे हो, ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहे हो, या फिर तुमने शेयर ले लिए थे होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं वो सुनना। सितंबर 2024 में केके लिमिटेड में 15% शेयर होल्ड करता था। ठीक है, अक्टूबर 2024 में के लिमिटेड सब्सिडरी बन गया केके लिमिटेड की, यानी केके लिमिटेड ने इतना स्टेक एक्वायर कर लिया कि अब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। हाँ हो गया। अक्टूबर 24 के बाद दिसंबर 24 में कंपनी बोनस इशू लेके आई केके लिमिटेड। अब केके लिमिटेड जब बोनस इशू लेके आएगी तो बोनस इशू का मतलब होता है कि अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको फ्री में शेयर देना। तो केके लिमिटेड का एक शेयर होल्डर तो के लिमिटेड भी है, जो ये 15% शेयर तभी खरीद चुका था जब ये दोनों होल्डिंग सब्सिडरी में नहीं थे। ओए मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो मैं केके लिमिटेड हूं, तुम के लिमिटेड हो, तुमने मेरे 15% शेयर होल्ड कर रखे थे व्हेन वी वर नॉट होल्डिंग सब्सिडरी। लेटर ऑन मैंने तुम्हारे इतने शेयर एक्वायर कर लिए कि तुम सब्सिडरी बन गए, मैं होल्डिंग बन गया। अब जब मैं बोनस इशू अनाउंस करूंगा तो भाई तुम्हारी कंपनी, क्योंकि तुम मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो तो मुझे तुम्हें भी तो शेयर देने पड़ेंगे, फ्री वाले बोनस शेयर। बट सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, होल्डिंग कंपनी शैल नॉट अलॉट एनी शेयर टू द सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को शेयर अलॉट नहीं करेगी। तो सर ये अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, बोनस शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे? मेरे को इसका आंसर दे दो, बोनस शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। परफेक्ट विधि। सर बोनस शेयर मिलेंगे, पता है क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये जो प्रोवाइजो है ना, इसके ऊपर की लैंग्वेज पता है क्या है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई। अगर ये 3 केस बन गए तो इन 3 केस में सबसेक्शन 1 ही नहीं लगेगा। यानी अगर किसी सब्सिडरी ने होल्डिंग के शेयर खरीदे थे होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले, तो सबसेक्शन 1 लगेगा ही नहीं उन शेयर के रिस्पेक्ट में। यानी उन शेयर के रिस्पेक्ट में मैं अगर तुम्हें क्या देना चाहता हूं, बोनस शेयर देना चाहता हूं, तो जो 15% शेयर तुम मेरे होल्ड करके बैठे थे होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले, उनके रिस्पेक्ट में जब मैं तुम्हें बोनस अलॉट करूंगा तो इट इज एब्सोल्युटली अलाउड, बोनस अलॉट करना प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, और ये लिखा है क्वेश्चन, बोनस देना क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन वो चिपकाया हुआ वहां पे। हाँ, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, शेयर मिल जाएंगे, बोनस शेयर मिल जाएंगे, पर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वेरी गुड अंश। वोटिंग राइट क्यों नहीं मिलेगा? वोटिंग राइट सिर्फ आपको 2 केस में मिलता है, या तो एलआर वाले केस में या फिर ट्रस्टी वाले केस में। इस वाले केस में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, तो सर यस, पहले तुमने एक्सेप्शन लिख दी और उसके बाद बोला हाँ सर क्या बन सकते हैं, बोनस शेयर जो है वो आपको मिल जाएंगे। इज ऑल्सो वैलिड इन द व्यू ऑफ अबव प्रोवाइजो, क्योंकि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल। प्रोवाइजो की लैंग्वेज ऐसी है, प्रोवाइजो की लैंग्वेज ऐसी है कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एक बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि सर यू आर अ सीए विदाउट स्पेक्टिकल्स, हाउ? मोस्टली हैव। पता नहीं यार, मतलब मैं ऐसे गड़ा रहता था किताबों के अंदर, बट स्टिल टचवुड कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ आई नीड टू यूज स्पेक्स, और ना ही लगे भाई कभी। ठीक है, ऐसे ही सही है बस सब। चलो अच्छा, ऐसा तुम सोच रहे हो कि भाई एकदम किताबें पढ़ पढ़ के हैं आंखें वीक हो जाती हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं,
तुम लोग आजकल के समय पे कर तो यही रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किताबों में घुसे हो, खाना तुम्हें मोमोज खाने हैं, फिर कहां से होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज मिस्टर करण ओहो सर, मिस्टर करण हैड इनकॉर्पोरेटेड 1% कंपनी। अब आंसर तुम दे देना, ठीक है। मिस्टर करण ने 1% कंपनी बनाई 7/7/2021 को, 7/7 थला फॉर अ रीजन। 7 जुलाई को कंपनी बनाई। मिस्टर अर्जुन वॉज नेम्ड एज अ नॉमिनी, और अर्जुन को क्या बना दिया, नॉमिनी बना दिया। दोनों भाई भाई थे, भाग अर्जुन भाग, और अर्जुन को क्या बोल दिया कि तू नॉमिनी है, ठीक है। कल को अगर मैं निपटा तो अर्जुन संभालेगा क्योंकि वैसे भी क्या बोलते हैं, करण अर्जुन में करण कौन था, सलमान खान ना, हाँ फिर ठीक है। हाँ, तो करण अर्जुन में करण ने बोल दिया कि भाई अगर करण निपटा तो कौन संभालेगा, अर्जुन। और वैसे भी हालात तो बने हुए हैं करण के निपटने के। मिस्टर करण कंसिडरिंग द परपीचुअल नेचर ऑफ द कंपनी, अब करण भैया को क्या लग रहा है कि कंपनी ना एक परपीचुटी तक जाएगी, मतलब अनंत काल तक जाएगी, बहुत बढ़िया। सो द he desires, Karan desires to appoint ABC Private Limited as a nominee। तो बोल रहा है अर्जुन को भगाओ, एक कंपनी को क्या बनाओ, एक कंपनी को नॉमिनी बनाओ। क्या ऐसा हो सकता है? एब्सोल्युटली नो। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन वेदर अ रेजिडेंट और नॉट, ही कैन ओनली बी द नॉमिनी, अदरवाइज कोई बंदा नॉमिनी नहीं बन सकता। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को नॉमिनी बनाना एकदम गलत है, इट इज टोटली इनवैलिड। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूं यही दे दे आईसीआई इस बार। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज अ लीडिंग इंफ्रा कंपनी। अच्छे से पढ़ना, एक कंपनी है जिसका नाम है पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है सर, इंफ्रा कंपनी है। ओके सर, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर पराग हैज बीन साइनिंग ऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मिस्टर पराग जो है वो कंपनी के बिहाफ पे बहुत लंबे समय से सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते आ रहे हैं। प्रिज्यूम कर लो तुम पराग हो और तुमने हर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा है कंपनी के, ठीक है। ऑल द पार्टीज हु एवर डील विद द कंपनी नोज मिस्टर पराग वेरी वेल। तो जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो पराग को तो जानता ही है कि भाई ये बंदा है, यही साइन करता है हर बार इनके फॉर्म पे। कंपनी हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ रेनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी। अब हमारी कंपनी को किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। पराग कंस्ट्रक्शन विल डू कंस्ट्रक्शन फॉर दिस साइट इन पार्टनरशिप विद द लोकल कॉन्ट्रैक्टर फिरोज भाई। अब इन्होंने किसी फिरोज भाई को बुला लिया, और दानिश भाई अगर जिंदा होते तो दानिश भाई को बुलाते, बट दानिश भाई तो है नहीं, तो इन्होंने बुलाया फिरोज भाई को कि तुम आ जाओ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए और अपन मिलकर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। मिस्टर पराग साइन द पार्टनरशिप डीड विद द फिरोज भाई। अब इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी कि ये जो कंस्ट्रक्शन का ठेका हम उठा रहे हैं ये अपन मिलकर करेंगे, पर इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाई। जो डीड बनाई ना, उस डीड पे भी पराग भैया ने साइन कर दिया। पर क्या पराग भैया को डीड साइन करने की पावर थी? आंसर इज नो। डीड साइन करने की पावर तुम इंप्लाइड रूप से नहीं ले सकते कि क्योंकि मैं सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं तो डीड पे भी मैं ही साइन करूंगा। डीड पे साइन करने के लिए इट मस्ट बी रिटन अथॉरिटी, रिटन में पावर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर पराग ने डीड पे भी साइन कर दिया क्योंकि उसने सोचा मेरे को तो इंप्लाइड अथॉरिटी है, मैं सब जगह पे साइन करता हूं तो डीड पे भी कर सकता हूं। लेटर इन अ डिस्प्यूट कंपनी ने पार्टनर के साथ अपनी लायबिलिटी डिनाई कर दी। मतलब फिरोज भाई को क्या बोला, भाई तुम देखो हमारी सिरदर्दी नहीं है। फिरोज भाई ने क्या बोला, भाई तुम्हारे बंदे ने तो साइन करे हैं, ये बंदा कौन है, तुम ये तो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। कंपनी ने बोला हमने डीड के लिए इसे कोई अथॉरिटी नहीं दी थी, वैसे साइनिंग ये कर रहा है, बट डीड के लिए देयर मस्ट बी अ रिटन एक्सप्रेस अथॉरिटी। कैन द कंपनी डिनाई? एब्सोल्युटली यस। मैं इसका प्रोविजन रिवाइज कराना चाहता हूं, एक बार इधर आओ, इधर आओ, बुक से कराऊं नोट से? अपने नोट से कराता हूं, सुनो। सेक्शन 22 पे आओ। देखो, अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, ये अगर कोई बंदा जिसको कंपनी ने एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रखी है या उसको इंप्लाइड अथॉरिटी, एक्सप्रेस कैसे दोगे, बता के दोगे कि भाई ये तेरी अथॉरिटी है। इंप्लाइड अथॉरिटी कैसे, वही बंदा साइन करता आ रहा है ना, तो फिर उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी होती है कि मैं ही साइन कर सकता हूं। ऐसे बंदे ने अगर इन चीजों पे साइन कर दिया तो माना जाएगा कि वो कंपनी ने कर दिया। मतलब अगर ये बंदा, सपोज कि तुम वो बंदे हो, तुम वो बंदे हो, मैं पूरा 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 प्रोविजन बता रहा हूं, मिस्टर खरबंदा या मिस खरबंदा एज द केस में बी, आई डोंट नो। तो तुम वो बंदे हो, ठीक है, तुम ही हर डॉक्यूमेंट पे साइन करते आ रहे हो कंपनी के, मतलब ये सब साइन करते आ रहे हो। अगर तुमको मैंने एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी कंपनी को,
कंपनी ने तुम्हें एक्सप्रेस अथॉरिटी दे दी या इंप्लाइडली तुम्हारे पास अथॉरिटी है इन 3 चीजों पे साइन करने की, तो अगर तुमने ये 3 चीजें बना दी, एक्सेप्ट कर ली, एंडोर्स कर दी, तो माना जाएगा कि कंपनी ने ये 3 चीजें बना दी, एंडोर्स कर ली, एक्सेप्ट कर ली। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए वर्ड यूज हुआ है ड्रॉन, हुंडी के लिए वर्ड यूज हुआ है ड्रॉन, प्रोमिसरी नोट के लिए मेड, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो एक्सेप्टेड। सिंपली आई वांट टू से ये 3 चीजों का साइनिंग अगर तुम कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है या इंप्लाइड अथॉरिटी है, अगर तुम कर देते हो तो माना जाएगा कंपनी ने कर दिया। बट डीड के लिए ऑथोराइजेशन राइटिंग में होनी चाहिए, इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगी भाई। डीड के लिए दैट पर्सन मस्ट बी ऑथोराइज्ड इन द राइटिंग। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो कॉमन सील के अंतर्गत उसे ऑथोराइज करो, अगर कंपनी की कॉमन सील नहीं है, और कंपनी में सीएस है तो डायरेक्टर एंड सीएस उसे ऑथराइज करेंगे डीड पे साइन करने के लिए, और अगर सीएस भी नहीं है तो 2 डायरेक्टर उसे ऑथराइज करेंगे डीड पे साइन करने के लिए, तब वो बंदा डीड पे साइन करेगा। एक्सप्रेस अथॉरिटी होनी चाहिए, डीड के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगी। ठीक है, डीड के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं चलेगी। और अगर डीड, अटॉर्नी का मतलब होता है जब मैंने आपको पावर दी, वो जो ऑथराइजेशन दी, तो जब डीड आपने कोई डीड साइन करी जिसके लिए आपको अथॉरिटी मिली थी, जिसके लिए आपको अटॉर्नी मिली थी, तब वो डीड कंपनी को बाइंड करेगी, अदरवाइज डीड कंपनी को बाइंड नहीं कर सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, A bill of exchange, hundi, promissory note shall be deemed to have been made accepted by the company if it is made accepted or endorsed by the person, या तो उसके पास एक्सप्रेस या इंप्लाइड अथॉरिटी कुछ भी था। इन चीजों के लिए एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों अथॉरिटी चलती हैं। बट बेटा डीड के लिए, डीड साइंड बाय एन अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एंड अंडर इज सील शैल बाइंड द कंपनी। डीड कंपनी को बाइंड करेगी, पर तब करेगी when a company may by writing under its common seal authorize any person as its attorney to execute the deed on its behalf। कंपनी ऑथोराइज करेगी कि भाई डीड के लिए हम तुझे ऑथोराइज करेंगे, तब तू साइन करेगा, तब कंपनी बाइंड होगी, अदरवाइज कंपनी बाइंड नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बोलो, समझ में आ गई कहानी? डन 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 डन। टेल मी वेरी वेरी फास्ट। क्लियर है एकदम? बढ़िया, मस्त, मक्खन चल रहा है एकदम। भाई तुमको एग्जाम्पशन लेके आनी है, बार बार मैं तुमको डेली आके बोलूंगा और डेली मैनिफेस्ट करो, अपन एग्जाम्पशन लेके आएंगे, अपन एग्जाम्पशन लेके आएंगे। रिजल्ट वाले दिन तुम मेरे को बस एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर हम पास हो गए। ठीक है, चलो। हाँ, अगर मिस्टर पराग को रिटर्न एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी होती डीड पे साइन करने की और फिर वो साइन कर देते, तो फिर दिस कंपनी कैन नॉट डिनाई इट्स लायबिलिटी। फिर जो कलेश मचता उसके लिए फिर कंपनी डिनाई नहीं कर पाती, क्योंकि कंपनी ने ही पराग को डीड साइन करने के लिए रिटर्न अथॉरिटी दी थी। बट अभी कंपनी ने कोई ऐसी रिटर्न अथॉरिटी नहीं दे रखी है। सो इन दैट केस अगर कोई रिटर्न अथॉरिटी नहीं है तो फिर भैया पराग भैया ने जो डीड साइन करी है उससे कंपनी बाइंड नहीं होती। कंपनी अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर सकती है। कंपनी बोल सकती है अपने आप संभालो, हमारा कोई रोल नहीं है। डन 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 डन। यस सर। सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? एओए ऑफ द एबी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है, अब आएगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे विधि। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एबी लिमिटेड प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड अपॉन द कंपनी। कंपनी पे डॉक्यूमेंट सर्व हो रहा है ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट। अच्छा, इस कंपनी ने अपने एओए में लिख दिया कि भाई हमें कोई कुछ भी भेजेगा ना तो अपन इच तभी लेगा जब स्पीड पोस्ट से भेजोगे, अदरवाइज अपन ठुकरा देंगे। अच्छा भाई साहब, सुरेश ने कोई डॉक्यूमेंट डिस्पैच करे कंपनी को और कुरियर से डिस्पैच कर दिए, कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। कंपनी बोल रही है हमारी तरफ से ना है, निकलो यहां से, भागो। अब क्या ये रिफ्यूजल करना वैलिड था? एब्सोल्युटली वैलिड था। ऐसा कहना गलत होगा, नालायकों। इट इज एब्सोल्युटली इनवैलिड। कोई वैलिडिटी नहीं है इसकी। भाई सेक्शन में लिखा हुआ है कि कंपनी को नोटिस जो भेजा जाएगा पोस्ट से नहीं भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी से भी भेज सकते हैं। तो उसने भेजा, तो उसने कुरियर से भेज दिया, तो क्या ये रिफ्यूजल करना वैलिड था? इट इज नॉट वैलिड। रिफ्यूज क्यों कर रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? सही तो भेजा उसने, एक्ट को कंप्लाई करा है, एकदम ठीक है। दूसरा, क्या सुरेश डैमेज क्लेम कर सकता है? इसकी वजह से उस बेचारे को लॉस हो गया। हाँ बिल्कुल क्लेम कर सकता है। तुमने रिफ्यूज को करा, तुम्हारे रिफ्यूजल की वजह से उस बंदे को लॉस हुआ, तो वो बंदा क्या कर सकता है? कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। क्लियर 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 क्लियर। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और भी कोई क्वेश्चन लगा तो मैं बोल रहा हूं वीडियो डाल दूंगा, बस तुम टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट रहना। पहले मुझको फटाफट से बता दो क्या सारे क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए अच्छे से, क्या बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है? नहीं, सेक्शन 6 यहां कनेक्ट नहीं होगा। सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 का कोई जिक्र नहीं देना अपने को यहां पे। सेक्शन 6 एक अलग कहानी है।
सेक्शन 6 इज सेइंग, सेक्शन 6 बोलता है कि अगर एक्ट में उसी चीज को लेके कुछ और लिखा है और एओए में कुछ और लिख के लिखा हुआ है, एओए में कुछ और कह के लिखा हुआ है, तो एओए पे एक्ट प्रिवेल कर जाएगा, कह सकते हो काइंड ऑफ, यू कैन राइट इट लाइक दैट। हाँ ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। मल्लिकार्जुन बेटा राइटिंग प्रैक्टिस कैसे और क्या बोलो ना, मेरे को जो बोलोगे कुछ बन पाएगा तो आई विल डू फॉर श्योर। ठीक है, डन 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 डन, जल्दी बोल दो, चैट पे लिख दो एक दो फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। एंट्रेंचमेंट अगर लगा हो तो इस क्वेश्चन को क्या, एंट्रेंचमेंट सिर्फ ऑल्टरेशन पे लगता है। एंट्रेंचमेंट जब लगा है ना, तो एंट्रेंचमेंट किस चीज पे लगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन को ऑल्टर करना है, तो उसके लिए वी नीड अ स्ट्रिक्ट मेजोरिटी। ठीक है, 19 का क्वेश्चन, हाँ मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। सेक्शन 19 के लिए कोई क्वेश्चन मैं 3-4 क्वेश्चन अभी तुमको थोड़ी देर में पीडीएफ भेज दूंगा ना, जिसे तुम प्रैक्टिस करना फिर और क्वेश्चंस की इसी चैप्टर के। ठीक है, चलो निपटाएं सेशन को, डन 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 डन, यस सर। अभी 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 इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अब तुमको सब एकदम मस्त तरीके से हो रहा है कवर, क्लियर है। हाँ, जो रिवीजन वाले जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें भी मैं देख लूंगा, जो क्या बोलते हैं शेयर हो पाएंगे, आई शेयर इट। ठीक है, और एमसीक्यूज का मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या कवर करेंगे अपन। ठीक है, चलो, सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट, अगर तुम अभी वीडियो खत्म कर दी, तुमको कमेंट करके जाना एकदम बढ़िया। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और कल दोबारा मिलेंगे एक और बढ़िया चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वही हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने थे मेरे को तुमको इस चैप्टर के, मैं उसमें टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा अभी। ठीक है, चलो बाय।